पंजाब की सबसे अच्छी लाइब्रेरीज़ लाहौर में है। हम्म, अगर आप पंजाब की लाइब्रेरीज़ का विज़िट करें तो उसमें लाहौर का कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा। वो सारे केपीके से आएँगे, सिंध से आएँगे, बलूचिस्तान से आएँगे। क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये था कि अब लाहौर वालों को क्या हो चुका है या कराची वालों कुछ को नहीं हुआ। क्या। लाहौर अभी है, देखें तैयब ताहिर आपका लाहौर से है, आपका बाबर आजम लाहौर से है, तो अल्टीमेटली लाहौर से प्लेयर्स आपकी टीम में हैं। कराची से अब साइम साइम आया है बड़े आपका, अरसे उससे बाद आए पहले हैं। मतलब बिल्कुल साइम वजूब आपके कराची से है। अल्टीमेटली शान मसूद आपके कराची से है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि अब जो है हमारे केपीके से नॉर्दर्न से थोड़ी सी प्लेयर्स की जो तादाद है वो ज़रा नंबर्स में ज़्यादा होगी। इट सीम्स दे आर पैशनेट, क्योंकि जो केपीके के प्लेयर्स हैं उनकी अगर आप ग्राउंड में सेलिब्रेशंस देखें वो बड़ी पैशनेट हैं। इट मीन्स कि दे हैव अ कमिटमेंट विद द गेम। साहबजादा फरहान जो है इतना परफॉर्म किया अभी उसने पीएसएल में परफॉर्म कर रहा है, पीछे भी किया, इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं किया। देखिए इसमें स्ट्रेटजी की गलती तो नहीं है। इवन आप अगर साइम मजूब अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस दी हैं, आप पीछे इसको फेलियर भी चेक कर लें। देखिए सिलेक्शन कमेटी जो है उसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो अपनी सोच के मुताबिक करती है। अब हम देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो नीचे आ रहे हैं। शाहीन अफरीदी देख लें, वो नीचे आए हैं। नसीम शाह देख लें बॉलिंग में, वो नीचे आए हैं। हसनैन देख लें, वो नीचे आए हैं। इस तरीके से हमारे बैट्समैन भी नीचे आए हैं। तो अब क्या वजह है कि अब टीम के पास साइकेट्रिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन प्लेयर ग्रूम नहीं हो रहे। तारिक भाई देखें प्लेयर्स तो ग्रूम में आप अगर शाहिन अफरीदी के फिगर्स देखें आप कितने ज़बरदस्त है। वर्ल्ड का नंबर 1 फास्ट बॉलर वो रहा है, तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन तरीके से रहा है उसने। बड़े से बड़े जगहों पे आप देखें इंडिया के खिलाफ हर जगह इनिशियली विकेट लेके आपको बड़े मैच जितवाए। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। साथ साथ प्लेयर्स को भी कंसिस्टेंटली मेहनत करने की ज़रूरत है। उस किसी जगह को पहुंच जाना जो है सफिशिएंट नहीं है। उस जगह पे पहुंचने के बाद सस्टेन करना, अपनी क्रेडिबिलिटी को लंबे अरसे के लिए कायम रखना जो है ना इम्पोर्टेंट है। हारिस रऊफ को देखें कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, अभी भी 140 प्लस जो है लगातार बॉल कर रहा होता है। बड़े बड़े आपको वनडे अभी रिसेंटली मैचेस जितवाए हैं और 20 जितवाए हैं, उसकी भी काफ़ी सर्विसेज है मैं समझता हूँ। लेकिन वर्ल्ड में ना अब थोड़ा सा टाइम भी चेंज हो रहा है। अगर आप बड़े बड़े बॉलर्स को देखें, चीज़ों को देखें, उन पर बड़ी जल्दी बुरा वक्त आ रहा है। क्रिकेट तेज़ बड़ी होगी, 20 क्रिकेट आ चुकी है, फिर बैक टू बैक मैचेस और क्रिकेट बहुत ज़्यादा होगी। ये लीग कल्चर जो है बहुत बढ़ गया हुआ है मैं समझता हूँ, और ख़ासतौर पे छोटे क्रिकेट बढ़ गई है। इस वजह से क्वालिटी भी हम ओवरऑल दुनिया में देखें, अब ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स से अब आपके सामने ग्लेन मैकग्रा थे, कितने अच्छे तक रूज किया, चीज़ किया, फिर स्टार्क आए, लेकिन अब वो देखें उस तरीके से उनकी भी बॉलिंग नहीं है। पीसीबी भी प्रेशर में आता है, बार बार कैप्टन्स चेंज करता है, टीम मैनेजमेंट चेंज करता है, बाकी चेंज होती है। अब टैलेंट तो वही है ना, एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा। अगर आप नेशनल पूल देखें, नेशनल पूल पाकिस्तान का 25 से 30 प्लेयर्स का है, उसके अंदर ही आपके 14-15 प्लेयर्स आपने देखने। हमारी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है उस लिहाज से। तो पीसीबी को अपने डिसीजंस के ऊपर तो रहना चाहिए ना, कंसिस्टेंटली जाना चाहिए कि ये कोचेज होंगे, ये सिलेक्शन कमेटी होगी, ये प्लेयर्स होंगे, हम इनके साथ जाएंगे। वो क्या वजह है कि ना हमारे पास रिस्ट स्पिनर्स हैं, चाहे वो राइट आर्म है या लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, ना हमारे पास अच्छे फिंगर स्पिनर्स हैं, चाहे आप लेफ्ट आर्म देख लें या आप राइट आर्म देख लें। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया मिस्ट्री स्पिनर का। अब मिस्ट्री तो ख़त्म हो जाती है 1-2 सीरीज़ के बाद, तो मिस्ट्री स्पिनर्स तो रहते नहीं हैं। तो जो हमारे एक क्लासिकल स्पिनर्स थे वो क्यों नहीं पैदा हो रहे? क्या उसके ऊपर तवज्जो नहीं है पूरे सिस्टम की? क्योंकि उनके बगैर तो क्रिकेट हम अच्छी नहीं खेल सके। अच्छा अब्दुल्ला, अभी स्पोर्ट्स कल्चर को, क्रिकेट के कल्चर को लेके देखते हैं। आज से 20-25 साल पहले जो पाकिस्तान का टैलेंट था वो 2 शहरों से बुनियादी तौर पे आता था, लाहौर से और कराची से। फिर पंजाब के कुछ अजला इसमें शामिल हो गए, कुछ पिंडी से भी टैलेंट आने लगा। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा क्रिकेट का टैलेंट है प्राइमरीली वो केपीके से और जो नॉर्दर्न पंजाब है, जो पिंडी डिवीज़न है, इधर से आ रहा है। तो इस कल्चरल शिफ्ट की आपके ख्याल में बुनियादी वजह क्या है? तारिक भाई अगर हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें ना इन चीज़ों को, 2001-2003 तक जो उससे पहले डिवीज़न लेवल पे क्रिकेट थी और पाकिस्तान में 8 डिवीज़न थे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, और वो एक रेलीगेशन होती थी टीम की, फिर एक आती थी, उसमें एक कराची की टीम होती थी और बाकी सारी टीमें पंजाब की होती थी। ठीक है, तो इस वजह से उस मॉडल के तहत केपीके की टीम ज़रूर खेलती थी, लेकिन वो ग्रेड 2 खेल रहे होते थे बच्चे सारे।
तो जैसे ही 2001 में 3 में रीजनल आया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन सबको हो, रीजनल रिप्रेजेंटेशन हो, और फिर बोर्ड ने इमीडिएटली पेशावर में एक उसको रीजन बनाया, फिर उसके बाद एबटाबाद को रीजन बनाया, फिर नॉर्दर्न के एरिया को एक रीजन को अलहदा पार्टिसिपेशन दी, और हर रीजन को कोशिश की कि 9 रीजन बनाया और 9 रीजन के सबको पार्टिसिपेशन दी। तो अल्टीमेटली फिर मौके मिले, जैसे ही मैं समझता हूँ नॉर्दर्न एरियाज़ में, केपीके में, और थोड़ा सा आप ये भी समझते हैं कि वहाँ की जो है लोकल टेरेन जो है वहाँ पे थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी टफ़ है, तो इस वजह से वो फिज़िकली तौर पे फिट भी हैं। लेकिन इवन देन जो है पहले लाहौर से, आपने सही कहा, कराची से, बड़े शहरों से प्लेयर आते हैं, अब छोटे इलाकों से आना शुरू हुए, क्योंकि सादा ज़िंदगी, उनकी नहीं हैबिट्स। वो तो चले ठीक है। फिर लाहौर और कराची की, अब लाहौर की 2 करोड़ से जायद की आबादी है, कराची 3 करोड़ का शहर है। अब इतने बड़े शहर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इधर है, पीसीबी भी सारी इधर इन्वेस्टमेंट करती है, डिपार्टमेंट्स भी इधर करते हैं, इधर फैसिलिटीज़ भी हैं, फिर ये शहर क्यों नहीं पैदा कर पा रहे प्लेयर्स? नहीं तारिक भाई, आपको मज़े की बात बताऊँ मैं, जी जी जी। कि केपीके की बहुत सारी क्रिकेट ना लाहौर में होती। आप यहाँ पे क्रिकेट एकेडमीज़ के मैं नाम अभी नहीं लेता, 3-4 एकेडमीज़ हैं, उन्होंने हॉस्टल्स बनाए हुए, वहाँ पे सब हमारे केपीके के भाई, हमारे सऊदर्न पंजाब से भाई सारे, नसीम शाह ब्रदर्स उसके एक वो एग्जाम्पल है। अब एग्जांपल्स आप देख सकते हैं सारे, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो वो जो है सब लोग जो है इधर ही आके, इधर ही लाहौर में एकेडमीज़ खेलते हैं, इधर ही क्लब क्रिकेट में खेलते हैं। मैं खुद आपको मैं नर्स किया कि मैं 11-12 साल से क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मेरे सामने की बात है। तो लाहौर की क्रिकेट ज़बरदस्त है, और लाहौर में थोड़ा सा अभी रिसेंटली थोड़ा सा हमने काम शुरू किया है। तो लाहौर में से भी आप देखें कि मतलब अभी काफ़ी जो आप पीएसएल में खेल रहे हैं, बहुत सारे परफॉर्मर्स जो लाहौर के हैं। अब्दुल्ला, वो अगर आप पंजाब की सबसे अच्छी लाइब्रेरीज़ लाहौर में है, हम्म, अगर आप पंजाब की लाइब्रेरीज़ का विज़िट करें तो उसमें लाहौर का कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा। वो सारे केपीके से आएंगे, सिंध से आएंगे, बलूचिस्तान से आएंगे। क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये था कि अब लाहौर वालों को क्या हो चुका है, या कराची वालों कुछ को नहीं हुआ, क्या? लाहौर अभी है। देखें, तैयब ताहिर आपका लाहौर से है, आपका बाबर आजम लाहौर से है, तो अल्टीमेटली लाहौर से प्लेयर्स आपकी टीम में हैं। कराची से अब साइम बड़े अरसे बाद साइम आया है बड़े आपका, अरसे बाद आए सिविल हैं। मतलब बिल्कुल साइम अजूब आपके कराची से है, अल्टीमेटली शान मसूद आपके कराची से है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि अब जो है हमारे केपीके से, नॉर्दर्न से थोड़ी सी प्लेयर्स की जो तादाद है वो ज़रा नंबर्स में ज़्यादा होगी। इट सीम्स दे आर पैशनेट, क्योंकि जो केपीके के प्लेयर्स हैं उनकी अगर आप ग्राउंड में सेलिब्रेशंस देखें, वो बड़ी पैशनेट हैं। इट मीन्स कि दे हैव अ कमिटमेंट विद द गेम। एक कल्चरल हम इसको एस्पेक्ट कह सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अच्छा, मेरा इस पे क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म होता है कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटीज़ हैं वो अच्छे प्लेयर्स को मुंतखब नहीं कर पाती। मेरे ख्याल में अच्छे प्लेयर्स हैं ही नहीं, वो मुंतखब करते हैं, फिर देखते हैं 19-20 का फ़र्क तो लग जाता है, लेकिन इंटायरली नहीं है। अब ये जो क्रिटिसिज्म है कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटीज़ हैं शायद वो कंप्रोमाइज़्ड हैं, या वो इतनी टैलेंटेड नहीं हैं कि वो प्लेयर्स पिक नहीं कर सकती। एक ये भी है ना, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, टैलेंट है लेकिन इंटरनेशनल खेलने वाला टैलेंट नहीं है, उसकी उतनी प्रेपरेशन नहीं है शायद। बात करें कि थोड़ी सी क्वालिटी हमारी जो ख़ास तौर पे जो है डोमेस्टिक क्रिकेट की इतनी नहीं है कि जिस तरीके से जो प्लेयर आता है वो सस्टेन नहीं कर सकता। मेरा एक और सवाल है आपको, सिलेक्शन कमेटी में भी ऑफकोर्स के देखें फैसले किए जाते हैं, ऑफकोर्स के जो बंदा डोमेस्टिक में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा होता है। आप कामरान गुलाम को देख लें, 7-8 साल उसने परफॉर्म किया, और उसे डेब्यू में सेंचुरी करने के बाद जो है जब उस पर प्रेशर पड़ा वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पाया। तैयब ताहिर की मिसाल देख लें, जो लाहौर से है, उसने 5-6 सालों से टॉप किया, अल्टीमेटली वो आया, लेकिन फिर वहाँ पे भी डिलीवर उस तरीके से नहीं कर पाया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं, देखिए जब वो डेब्यू में आए उन्होंने परफॉर्म किया, अगर स्टैंडर्ड में फ़र्क हो ठीक है, तो वो फिर जब डेब्यू करें तो परफॉर्म भी ना करें। ठीक है, आप इसी तरीके से आप फरहान को देख लें, आप साहबजादा फरहान जो है इतना परफॉर्म किया, अभी उसने पीएसएल में परफॉर्म कर रहा है, पीछे भी किया, इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं किया। देखिए इसमें सिलेक्टर से गलती तो नहीं है। इवन आप अगर साइम अजूब अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस दी हैं, आप पीछे इसको फेलियर भी चेक कर लें। देखिए सिलेक्शन कमेटी जो है उसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर्स है, वो अपनी सोच के मुताबिक करती है। अल्टीमेटली प्लेयर्स जो है वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कंसिस्टेंसी की तरफ से हमारा इश्यूज़ हैं, कोई मेंटल ब्लॉक के इश्यूज़ हैं, जिस पे अभी थोड़ा सा उसको उस पर मेरे ख्याल में बोर्ड बड़ा सीरियस है काम करने को, कुछ
ताकि वो जब उन पे प्रेशर आता है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट की जब आप थोड़ा सा आप पे प्रेशर आता है, फिर आप उस प्रेशर में किस तरीके से सस्टेन करते हो, किस तरीके से बाउंस बैक करते हैं। और ख़ास तौर पे देखें, एक प्लेयर एक मैच में परफॉर्म नहीं करता, हमारे नेगेटिविटी मीडिया में एवरीवेयर, तो वो हर प्लेयर भी ह्यूमन बीइंग है, जब वो देख रहा होता है, कर रहा होता है, डिसपॉइंट होता है। उस ऐसी सिचुएशन में जो है लड़के निकलना जो है ना, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। टैलेंट हमारे पास है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी स्ट्रॉन्ग है, प्लेयर्स भी अच्छे हैं, टीम का कम्बिनेशन और चीज़ें जो हैं थोड़ी सी बेहतर होने की ज़रूरत है। और सिलेक्शन कमेटी जो है अच्छी नीयत से करता है, कोई सिलेक्शन कमेटी का बंदा ये नहीं चाहता कि वो टीम बनाए वो जो चैम्पियंस ट्रॉफी में परफॉर्म ना कर सके या किसी भी सीरीज़ में परफॉर्म ना कर सके। साहब सब सिलेक्शन कमेटी की शौक होता है, और कोई ना कोई प्लेयर जो आप देखते हैं उसके पीछे आप अगर उसकी बेस देखें कि परफॉर्मेंसेज होती हैं। अनफॉर्चुनेटली जो है फिर अगर वो डिलीवर नहीं कर पाया, उसको ये भी खौफ होता है। आप देखें, हम सिविल सर्वेंट हैं, हमें कम से कम पता है कि हम जॉब में हैं, लेकिन एक बच्चा हाँ, जो प्रेशर बड़ी है। मेहनत की उसने, हम इकोनॉमिक इश्यूज भी देख लें, अगर वो पाकिस्तान टीम में ठहर जाता है, डिलीवर कर देता है और लंबा अरसा खेल जाता है, उसकी देखिए इकोनॉमी कहाँ चली जाती है। तो अगर वहाँ से बेचारा गिरता है, मैंने देखे हैं बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स ऐसे कि जो हैंड टू माउथ बेचारे हैं, जिनको 3 वक्त तक खाना नहीं मिल सकता बाद में। नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमारा, क्योंकि आईपीएल की तरह अभी उस तरीके से हमारा प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो ये भी फैक्टर्स बैक एंड पे प्लेयर्स के होते हैं कि यार मेरे लिए ये मौका है, मैं कुछ कर दूँ। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है ना, चलो ये इसमें भी तो फिर नुकसान देगा। पीसीबी का रोल ज़्यादा बनता है। हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। आप बात कर रहे हैं प्लेयर डेवलपमेंट की ना। अच्छा, पहले प्लेयर डेवलपमेंट जब स्ट्रक्चरल चीज़ें नहीं थी, डेटा ड्रिवन नहीं थी, ये लैपटॉप्स नहीं थे, सिचुएशनल एनालिसिस नहीं थी, उस वक्त तक प्लेयर अच्छा डेवलप होता रहा है और रीमॉडल होता रहा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसमें प्लेयर का अपनी ज़ाती कन्विक्शन और अपना ज़ाती करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सईद अनवर की बात करते हैं। सईद अनवर ग्रो करते रहे एज ए प्लेयर और अल्टीमेटली ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स इन द वर्ल्ड। अब वकार यूनुस की अगर आप बात देखें, वकार यूनुस रॉ पेस के साथ आए, उनकी पहली इंजरी हुई 1991 में। उसके बाद जो उनका दूसरा फेज़ था उसमें वो तेज़ थे, लेकिन उतने तेज़ नहीं थे जो वो 1991-90 में थे। उन्होंने बड़ा अच्छा किया। फिर 1996 के बाद उनके ऊपर लोग क्रिटिसाइज़ करने लग गए कि अब वकार यूनुस नहीं रहे या उनकी वो स्पीड नहीं है, पहले इनका बॉल नज़र नहीं आता था, अब इनका बॉल कीपर तक नहीं जाता। तो उन्होंने रीमॉडल किया अपने आप को। वो उन्होंने आउटस्विंग डेवलप की बड़ी अच्छी, 135-36 पे उन्होंने, उसके ऊपर भी वो फिर 4-5 साल खेले और बहुत अच्छा खेले। इवन लास्ट वर्ल्ड कप जो 2003 का वो खेले, ही वॉज अ वेरी गुड बॉलर। अब हम देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो नीचे आ रहे हैं। शाहीन अफरीदी देख लें, वो नीचे आए हैं। नसीम शाह देख लें बॉलिंग में, वो नीचे आए हैं। हसनैन देख लें, वो नीचे आए हैं। इस तरीके से हमारे बैट्समैन भी नीचे आए हैं। तो अब क्या वजह है कि अब टीम के पास साइकेट्रिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन प्लेयर ग्रूम नहीं हो रहे हैं। तारिक भाई देखें, प्लेयर्स और ग्रो में आप अगर शाहिन अफरीदी के फिगर्स देखें, आप कितने ज़बरदस्त है। वर्ल्ड का नंबर 1 फास्ट बॉलर वो रहा है, तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन तरीके से रहा है उसने। बड़े से बड़े जगहों पे आप देखें, इंडिया के खिलाफ हर जगह इनिशियली विकेटें लेके आपको बड़े मैच जितवाए। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, साथ साथ प्लेयर्स को भी कंसिस्टेंटली मेहनत करने की ज़रूरत है। उस किसी जगह को पहुंच जाना जो है सफिशिएंट नहीं है। उस जगह पे पहुंचने के बाद सस्टेन करना, अपनी क्रेडिबिलिटी को लंबे अरसे के लिए कायम रखना जो है ना इम्पोर्टेंट है। हारिस रऊफ को देखें, कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज, अभी भी 140 प्लस जो है लगातार बॉल कर रहा होता है। और बड़े बड़े आपको वनडे अभी रिसेंटली मैचेस जितवाए हैं और 20 जितवाए हैं, उसकी भी काफ़ी सर्विसेज है मैं समझता हूँ। लेकिन वर्ल्ड में ना अब थोड़ा सा टाइम भी चेंज हो रहा है। अगर आप बड़े बड़े बॉलर्स को देखें, चीज़ों को देखें, उन पे बड़ी जल्दी बुरा वक्त आ रहा है। क्रिकेट तेज़ बड़ी होगी, 20 क्रिकेट आ चुकी है, फिर बैक टू बैक मैचेस और क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है। लीग कल्चर जो है बहुत बढ़ गया हुआ है मैं समझता हूँ, और ख़ासतौर पर छोटे क्रिकेट बढ़ गई है। इस वजह से क्वालिटी भी हम ओवरऑल दुनिया में देखें, अब ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स थे, अब आपके सामने ग्लेन मैकग्रा थे, कितने अर्से तक अरूज किया, चीज़ किया, फिर स्टार्क आए, लेकिन अब वो देखें उस तरीके से उनकी भी बॉलिंग नहीं है। इस तरीके से हम दुनिया में सिर्फ देखें तो सारे फास्ट बॉलर जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पिनर स्ट्रगल कर रहे हैं। क्रिकेट फास्ट हो चुकी है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बैटिंग ओरिएंटेड, बैटिंग फ्रेंडली हो चुकी है। बैटिंग फ्रेंडली भी हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखें बैक टू बैक मैचेस हैं, और ख़ास तौर पर छोटी क्रिकेट। पुराने वक्तों में देखें हम टेस्ट मैचेस कितने ज़्यादा होते थे। आप जितनी लंबी क्रिकेट आप खेलेंगे ना, डोमेस्टिक क्रिकेट जितनी लंबी आप क्रिकेट खेलेंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल क्रिकेट लंबे ओवर्स खेलेंगे। अगर आपने वकार यूनुस की, वसीम अकरम की बात की, तो देखिए कितने टेस्ट मैचेस होते थे, कितने उन्होंने बड़े बड़े मैचेस खेले, कितने बड़े बड़े स्पेल्स किए।
तो अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे 2020 क्रिकेट होने के बाद और 2020 बहुत ज़्यादा होने के बाद ना बॉलर्स जो है उनका थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि उस तरह कंसिस्टेंसी नहीं रही। वो छोटे क्रिकेट खेल के वो बस वो तो इस वजह से ओवरऑल वर्ल्ड में आप देखें तो वो स्ट्रगल कर। हाँ, इसमें टेस्ट क्रिकेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर शादाब खान का केस लें, शादाब खान 3-4 साल पहले बड़े अच्छी स्पिनिंग करते थे, गुगली उनकी बहुत अच्छी थी। उस वक़्त एक ये भी कहा जाता था कि इनको टेस्ट क्रिकेट लाज़मी खिलानी चाहिए, क्योंकि अगर ये टेस्ट क्रिकेट मुसलसल खेलेंगे तो इनकी रिस्ट स्पिन बेहतर होगी, क्योंकि बैटिंग इनकी इम्प्रूव हो रही थी। अब तो बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन वो हुआ ऐसे कि क्योंकि उनको लंबी क्रिकेट नहीं मिली, अब उनसे बॉलिंग नहीं हो रही। अब ही इज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर, पहले तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर थे। तो शादाब एक बहुत टैलेंटेड बैट्समैन था। इस तरीके से हम उस तरीके से चैनलाइज़ नहीं कर सके जो टैलेंट हमें मुयस्सर भी रहा है। देखें अभी हम सुफियान मुकीम को देखें तो कितना अच्छा उसने डिलीवर किया। आज़ाद कश्मीर से बेचारा रूरल एरिया से उसने वहाँ से निकल के आपको डिलीवर किया। उसके बाद हम अगर देखें इमरान ने अच्छा डिलीवर किया, आपको करके दिया। आपको साजिद खान ख़ास तौर पे और नुमान को आप देखें। हाँ, टेस्ट आपका क्रिकेट में आसिफ अफरीदी डोमेस्टिक में देखें, मतलब इतना ज़बरदस्त स्पिनर रहे, इनके रूज रहे सारे। देखें क्वालिटी तो हमारे पास बेहतरीन है, ये नहीं कि नहीं है, हमारे पास बेहतरीन है। लेकिन अभी जो है ख़ास तौर पे क्रिकेट बहुत तेज़ हो चुकी है। अब लेग स्पिनर्स जो हैं ऑफ कोर्स के आपका है कि वो मतलब शादाब ने अच्छी क्रिकेट खेली, अभी भी अच्छा एज अ क्रिकेटर जो है अगर आप देखें बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग एज अ प्लेयर देखें उसकी अच्छी सर्विसेज है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा हमें बड़े अरसे से थोड़ा सा कंसिस्टेंटली कोई बंदा आया और वो छा गया और कंसिस्टेंटली चाहता जा रहा हो, वो चाहिए कम से कम। अच्छा, अब्दुल्ला, एक ये भी इश्यू है कि जब सोशल मीडिया से क्रिटिसिज्म आता है या मीडिया से क्रिटिसिज्म आता है, तो उसके मुताबिक भी पीसीबी डिसीजंस करता है, हत्ता कि ये एक टेक्निकल डिसीजंस हैं। अब अच्छा, उसमें बहुत से डिजिटल मीडिया के ऐसे लोग भी हैं जिनका अपना इंटरेस्ट है, उनको कुछ प्लेयर्स अच्छे नहीं लगते, फिर उनके ऊपर वो क्रिटिसिज्म करते हैं। इसमें भी मैं समझता हूँ, या हमारी रिसर्च में है कि पीसीबी भी प्रेशर में आता है। बार बार कैप्टन्स चेंज करता है, टीम मैनेजमेंट चेंज करता है, बाकी चेंज होती है। अब टैलेंट तो वही है ना, एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा। अगर आप नेशनल पूल देखें, नेशनल पूल पाकिस्तान का 25 से 30 प्लेयर्स का है। उसके अंदर ही आपके 14-15 प्लेयर्स आपने देखने। हमारी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है उस लिहाज से। तो पीसीबी को अपने डिसीजंस के ऊपर तो रहना चाहिए ना, कंसिस्टेंटली जाना चाहिए कि ये कोचेज़ होंगे, ये सिलेक्शन कमेटी होगी, ये प्लेयर्स होंगे, हम इनके साथ जाएंगे। तो एट टाइम्स इट सीम्स के पीसीबी प्रेशर में आता है, जो एक पब्लिक प्रेशर जनरेट होता है। लेकिन तारिक भाई कि हमारा मीडिया डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडिया डिपार्टमेंट है। मैं समझता हूँ कि बड़े प्रोफेशनल लोग काम करें और इस पे जब भी कोई ऐसा सिनेरियो आता है वो प्लेयर्स को बैक करते हैं। इसमें समझता हूँ कि क्योंकि मेरा खुद भी अभी प्लेयर से फ्रिक्वेंटली इंटरेक्शन रहा है कि जब हम इतनी नेगेटिव जो है हमारी परसेप्शन सोशल मीडिया में बनना शुरू होती है ना, प्लेयर्स जो है खुद इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। अल्टीमेटली हर प्लेयर सोशल मीडिया में है, वो देख रहा होता है, जब वो इतनी बैशिंग देखता है ना उसका अपना दिल बड़ा टूट जाता है। बीसीबी तो हमेशा से कभी सोशल मीडिया पे प्रेशर में आके उसने चेंज नहीं किया किसी भी प्लेयर को। लेकिन आप थोड़ा देखें जब जिस पे क्रिटिसिज्म होता है, जिस अभी रिसेंटली बाबर में इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो स्टार्ट हो गया, हम अगर उसके फिगर्स देखें, इतना हमारा वर्ल्ड का नंबर 1 इतना अच्छा वो रहा है प्लेयर। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड के जितने भी प्लेयर हैं सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट बाबर रहा है हमारे यहाँ। बुरा वक्त आया तो अब इतनी ज़्यादा क्रिकेट में क्योंकि अच्छे और बुरे वक्त आते रहते हैं कि इतनी ज़्यादा बैशिंग होना, इतनी नेगेटिविटी होना, देखें फिर ये चीज़ अच्छी नहीं है। हम एज अ कौम अगर हम देखें कि हम हर चीज़ नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव करते हैं, अल्टीमेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी फिर प्लेयरों पे भी आता है, टीम पे भी आता है, बोर्ड पे भी आता है। अच्छा अब्दुल्ला, थोड़ा सा हम टेक्निकल अब एस्पेक्ट पे आते हैं। जो हमारी 5 डे क्रिकेट है, अगर आपने खेलना हो पाकिस्तान के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर खेलना हो, उसमें स्पिनर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। वनडे क्रिकेट में भी उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो क्या वजह है कि ना हमारे पास रिस्ट स्पिनर्स हैं, चाहे वो राइट आर्म है या लेफ़्ट आर्म चाइनामैन है, ना हमारे पास अच्छे फिंगर स्पिनर्स हैं, चाहे आप लेफ़्ट आर्म देख लें या आप राइट आर्म देख लें। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया मिस्ट्री स्पिनर का। अब मिस्ट्री तो ख़त्म हो जाती है 1-2 सीरीज़ के बाद, तो मिस्ट्री स्पिनर्स तो रहते नहीं हैं। तो जो हमारे एक क्लासिकल स्पिनर्स थे, वो क्यों नहीं पैदा हो रहे? क्या उसके ऊपर तवज्जो नहीं है पूरे सिस्टम की? क्योंकि उनके बगैर तो क्रिकेट हम अच्छी नहीं खेल सकेंगे। लेकिन तारिक भाई आप इसको अगर देखें, आप नुमान अली को देखें, कितना क्लासिकल स्पिनर आपका, वो भी जो है हैदराबाद से। और उसके बाद आप आसिफ अफरीदी को देखें,
वो हमारे फाटा से है, 35 प्लस है दोनों। वो दोनों 35 प्लस, लेकिन ज़बरदस्त है। अब मेहरान मुमताज़ आप बैक पे देखें, उसके अलावा आपको डोमेस्टिक में भरपूर स्पिनर्स मिलेंगे। अभी यंगस्टर्स में आप देखें, फैसलाबाद से आप चाइना में अगर बात करते हैं तो वो मोमिन कमर अभी जो है कलंदर का हिस्सा रहा है और अभी रिसेंटली उसको मिले हैं। उसके अलावा हमारे पास स्पिनर्स तो भेद था है नीचे, लेकिन ये इशू है कि ऑफ कोर्स कि उनको इस तरह थोड़ा सा वो सरफेस पे लेके आना, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सके, वो एक इशू है प्लेयर्स का कि वो एक दो सीज़न अच्छे जाते हैं, फिर वो जो सीज़न कम हो जाती है। कंसिस्टेंसी जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है हर लिहाज से, एज अ स्पिनर भी, एज अ बैट्समैन भी, एज अ बॉलर भी। तो ये हमारी एक चीज़ें वीकनेस है इंशाल्लाह। लेकिन अभी रिसेंटली जो है आई होप के कुछ नेशनल हमारे जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कुछ तब्दीली होने जा रही है, तो जो भी आ रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला वो देखेंगे कि वो इस ऑलरेडी बोर्ड इस पे ले रहा है चीज़ों को कि हमें अच्छे स्पिनर्स जो हैं कम से कम पीछे बैकअप में हों, अच्छे फास्ट बॉलर्स हों, अच्छे बैट्समैन हों और पूरा पूरा साल काम करें। बेसिकली पीसीबी ने कैंप्स तो लगाए हैं छोटे छोटे, 2 महीने का 3 महीने का कैंप तो रिसेंटली बहुत सारे लगे हैं, इन पे काम भी होता है प्लेयर डेवलपमेंट पे। लेकिन अभी नया फिनोमेना जो भी डिस्कस हुआ है वो ये है कि इनको लंबे कैंप्स 5-5 6-6 महीने अपने पास रख के और इनको मज़ीद जो है इनको फिजिकल फिटनेस के स्पोर्ट्स साथ एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन सारा लेके जाए। तो आई होप कि अभी ये काम शुरू किया तो इंशाल्लाह 1-2 सालों में आप पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे इसका। अच्छा, नहीं अगर आप ऑफ स्पिन के स्टैंडर्ड्स देखें आज से 15-20 साल पहले मुरलीधरन थे, सकलैन मुश्ताक, इधर आप हरभजन सिंह थे, बड़ा बड़ा स्टैंडर्ड, नेथन लॉयन थे, हर मुल्क के पास बड़ा अच्छा ऑफ स्पिनर था। अब पूरी दुनिया में अगर आप देखें ना तो आपको अच्छा ऑफ स्पिनर नहीं मिल रहा। ऐसे ही लेग स्पिनर है, शेन वॉर्न थे, अनिल कुंबले अपने लिहाज से थे, पाकिस्तान में भी दानिश किनरिया थे, मुश्ताक थे। तो स्पिनर्स तो पूरी दुनिया में नापैद होते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या छोटी क्रिकेट इसकी वजह है? मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, देखें कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। एक तो विकटें बड़ी ट्रू विकटें 2020 में बाउंड्रियाँ छोटी होगी, ठीक है, बड़ी बाउंड्रीज पे नहीं खेला जाता, छोटी 65 यार्ड पे। सेकेंडली 2020 क्रिकेट जहाँ बॉटम एंड पे आ गई क्रिकेट, तो ऑफ स्पिनर्स को बचना बड़ा मुश्किल होता है उसमें। हाँ, कोई मिस्ट्री कोई ऐसी नहीं हो उसकी, कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो, सीधा बॉल करे या कुछ क्योंकि वो स्लो ब्रेक कर सकता है, खींच के कर सकता है। और ऑफ स्पिनर की जो खास ट्रेडिशनल वैरायटीज़ होती थी, हम अरशद खान में देखते थे, सकलैन मुश्ताक में वैरायटी थी, हरभजन में देखते थे, कभी वो स्ट्रेच करा रहा है। वो वनडे में आप देखें अभी भी इसको उसका अच्छा है, लेकिन 2020 क्रिकेट ने खास तौर पे ना, और विकेट्स खास तौर पे बहुत ट्रू हो गई। और एक अहम चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी अभी रिसेंटली देखता हूँ, अभी जब हम फर्स्ट क्लास खेलते थे, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते थे, तो वाकई स्पिनर को छक्का मारना मुश्किल होता था। उसकी रीज़न थी क्रिकेट के बैट की थिकनेस भी कम थी। अब जिस तरह के क्रिकेट के बैट आ चुके हैं, जिस तरह की प्रेस वो होते हैं, और जिस तरीके से आपको दूर बॉल भी है तो आप आराम से दूर से भी एक अच्छी हिट करें तो वो बाउंड्री के बाद जाती है। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि क्रिकेट बैटिंग फ्रेंडली होती गई, वनडे क्रिकेट फिर 2020 क्रिकेट तो बिल्कुल ही बैटिंग फ्रेंडली हो चुकी। तो अब आपको स्पिनर, लेग स्पिनर्स, ऑफ स्पिनर्स जो है, मिस्ट्री स्पिनर्स, क्योंकि 4 ओवर छोटी क्रिकेट है, वो जलीली ओवर्स अपने निकाल सकते हैं, वो थोड़ा सा जो है डिसीव कर सके। तो इस हवाले से आप समझता हूँ कि मैं ये रीज़न है इसकी। मुस्तकबिल स्पिनर्स का नहीं है क्रिकेट में। देखिए ये आठ पीछे सर आपने अगर हमारे बचपन में टेबल देखे ना, हम बड़े फिंगर बॉलर्स खेलते थे। अभी मैं डीसी जंग रहा तो उसमें मैंने खुद टेबल के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करे, पार्टिसिपेट भी किया। आप अगर डीसी जंग की वो वेबसाइट पे जाएंगे तो आप ज़रा देखिएगा, आपको पता लगेगा कि डीसी जो अभी भी क्रिकेटर एक है। तो मैंने जब टेप बॉल में दोबारा देखा, खुद खेली भी सही, अभी सियालकोट में भी, इधर भी जो भी मौका मिला थोड़ी बहुत खेली भी सही, तो मैंने लोगों से इंटरव्यू लिया। अब वहाँ टेप बॉल में भी नहीं स्पिन बॉलिंग चलती, वहाँ भी फास्ट बॉलर्स पे आ चुके हुए। तो लिहाजा अभी जो है आप जिससे इशारा करें कि छोटी बाउंड्री के साथ स्पिनर्स को बहरहाल मुश्किलात बहुत। अच्छा, इसमें थोड़ा टेक्निकली देखें, ट्रेडिशनल स्पिन जितना भी हो आप पकड़ लेते हैं, मतलब आप लेग स्पिनर आया है, आप राइट हैंडर बैट्समैन है, आपको पता है 1.5-2 फीट तक भी ब्रेक होगा, फिर भी वो आपके झाड़ू में आ जाएगा। अब प्रॉब्लम उधर होगी कि जहाँ ब्रेक होगा तारिक भाई वहाँ ना बात करें, जहाँ ब्रेक होगा वहाँ स्पिनर जो हावी हो जाएगा। स्पिन विकेटों आप देखें, जिससे अभी हमने विकेटें बनाई जो है मॉइस्चर के बगैर, जो है ब्रेक विकेटें देखें, कोई बैट्समैन खड़ा नहीं हो सका।
हालांकि वो बहुत बड़े स्पिनर्स नहीं हैं, दे आर वेरी गुड बॉलर्स, लेकिन उस तरह का स्पिन नहीं है जैसे शेन वार्न या मुरलीधरन के पास था। अच्छा, अब थोड़ा हम इसको आगे चलते हैं। अब जो दूसरा हमारी क्रिकेट में इशू है वो हमारे पास ऑलराउंडर्स नहीं है, ना स्पिनर्स हैं ना ऑलराउंडर्स हैं। अच्छा, ऑलराउंडर की अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है कि अगर वो बॉलिंग ऑलराउंडर होगा ना तो वो पूरा बॉलर होगा, मतलब ही वुड बी अ जेन्युइन मैच विनर बॉलर। अगर वो बैटिंग ऑलराउंडर होगा तो वो पूरा बैट्समैन होगा, जेन्युइन मैच विनर बैट्समैन। अगर हम अपने ऑलराउंडर्स देखें, चाहे वो ये बिट्स एंड पीसेस हैं ना, उनमें आपको जेन्युइन बॉलर नज़र आएगा जो बैटिंग अच्छी कर सकता हो, ना कोई जेन्युइन बैट्समैन होगा जैसे वो अच्छी बॉलिंग कर जाए। अगर आप कैलस की एग्जांपल लें, बैटिंग ऑलराउंडर में सबसे अच्छी है। अगर बॉलिंग ऑलराउंडर की एग्जांपल लें तो जो वो इंग्लिश था, क्या नाम है मेरे जहन से उसका निकल गया, फ्लिंटॉफ, फ्लिंटॉफ, ही वाज अ जेन्युइन ऑलराउंडर। बेन स्टोक्स भी बड़ा अच्छा है। यस। अच्छा, इस तरह की अब हमारे हमें पहले अब में देखें, अगर हम देखें अजहर महमूद कितने ज़बरदस्त ऑलराउंडर थे, और फिर अब्दुल रज़ाक जो है बड़े बैलेंस ऑलराउंडर थे, आपको बॉलिंग से भी जितवाया, बैटिंग से भी जितवाया, बड़े अच्छे से हम स्ट्रगल करें। और इस दौरान जो है ऑलराउंडर जो है ख़ास तौर पे जो है एक बैलेंस ऑलराउंडर, जिस तरह आपने कहा, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर तो हमारे पास रहे हैं बिट्स एंड बहुत पीसेस तो सारे, रहे हैं। ठीक है, बैटिंग या बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन बैलेंस ऑलराउंडर जो है, जो एज अ बैट्समैन भी खेले, एज अ बॉलर भी खेले। जैसे बेन स्टोक्स का मिसाल लें, जब वो अनफिट होता है तो एज अ बैट्समैन खेलता है, जब वो फिट होता है तो वो एज अ बॉलर बैट्समैन दोनों खेलता है। तो इस पे अभी हम सोच भी रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर हमारे कुछ अभी नज़र में आए भी हैं, उन पे अभी फिर उस तरीके से हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे काम किए जाएंगे इंशाल्लाह। ये बिल्कुल एक ग्रे एरिया है हमारा, मैं समझता ये हूँ। दूसरा ग्रे एरिया है, ना स्पिनर्स है हमारे पास ना ऑलराउंडर्स हैं। अच्छा, देखिए हमारे पास है, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो इंटरनेशनल वो स्टैंडर्ड के हैं। वो इंटरनेशनल वो उस मौके पे जाके उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए। अच्छा, अब देखें, वसीम जूनियर थे, 2-3 साल पहले आए, बहुत अच्छे बॉलर थे, और बहुत अच्छी आखिर में बैटिंग भी करते थे। अब क्योंकि हमारा प्लेयर डेवलपमेंट का इशू चल रहा है, उनकी बॉलिंग भी उधर ही खड़ी रह गई, हत्या कि वो स्लिंगिंग उनका एक्शन है, रिवर्स स्विंग, ड्राई विकेट्स पे रिवर्स स्विंग भी करते रहे, बड़ा अच्छा करते रहे। अब उनकी बॉलिंग भी उधर खड़ी है और बैटिंग उनकी पता। क्या रीज़न है, आप मुझे बताते हैं। अब ये रीज़न आपने बतानी है। इसमें आपको देखिए, वो अभी एनसी में हमारे पास ही थे, साल से इंजरी का शिकार थे, तो रीहैब चल रहा था। अभी रीहैब के बाद जब भी आप आते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं, ऑफकोर्स क्रिकेट से दूर होते हैं, तो आप फिर जब आप अनफिट होते हैं तो आपको बैटिंग की परमिशन भी नहीं होती, आपको बॉलिंग की परमिशन भी नहीं होती, ताकि मसल को रेस्ट मिले और जल्दी से रिकवर हो। तो वो रीहैब से जो है पूरा साल जो है एनसी ने काम किया, रीहैब से वो वापस आए। आप देखिए 140 प्लस काम करें, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है आपको कमबैक करते हुए, थोड़ा सा क्योंकि टाइम लगता है। जो लोग क्रिकेट को समझते हैं वो वसीम जूनियर को एक जेन्युइन टैलेंट समझते हैं कि ही कुड डेवलप इनटू अ वेरी गुड ऑलराउंडर। अब फ़हीम अशरम की अगर हम बात करते हैं, फ़हीम अशरम ने बड़ा अच्छा बैटिंग में परफॉर्म किया, लेकिन फिर उनकी बॉलिंग बहुत पीछे आ गई है क्योंकि उन्होंने आउट किए हैं। उस तरह का हमारे डोमेस्टिक सर्किट में हमने देखा है, कोई इवन स्पिनर में भी लेके जेन्युइन ऑलराउंडर्स नहीं है, और आपको 2-3 ऑलराउंडर्स चाहिए क्योंकि आपने बैटिंग 8 नंबर तक करनी है। हमारी बैटिंग अगर 7 और 8 नंबर का हमारे पास बैट्समैन ही नहीं है, 6 बैट्समैन ऊपर कवर हो गए, उसमें कीपर आ गया, तो फिर हमारी बहुत एक टेल बहुत बढ़ जाती है। ये भी रीजंस हैं कि हम ना स्पिनर्स हैं ना हमारे पास ऑलराउंडर्स हैं, तो हमारा टीम कम्बिनेशन मुतासर लेकिन होता है। तारिक भाई, आपकी बात ठीक है, ऑलराउंडर बड़े अहम चीज़ है, और टीम कम्बिनेशन जो है बेहतर से बेहतर बना देते हैं वहाँ पे। अभी डोमेस्टिक में मैं देख रहा हूँ काफ़ी, मतलब यंगस्टर्स हमारे सामने नज़र आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं, और जिनमें टैलेंट है ऑफ कोर्स कि वो आगे सर्व कर सकते हैं। तो लेकिन टीम का मोमेंटम जो है ना, इसमें हमारी टीम की अगर आप कहना कुछ भी नहीं है, स्पिनर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। इब्रार ने अच्छा डिलीवर किया, सुफियान मुकीम ने बड़ा ज़बरदस्त आप देखें डिलीवर किया, और इस तरीके से नीचे बैक एंड पे भी आपके पास फैसल अकरम है, और बहुत सारे स्पिनर्स अभी हमारे पास लोग में हैं। हमारे पास कासिम अकरम बड़े अच्छे से ऑलराउंडर है, जो बैटिंग ऑलराउंडर है, ऑफ स्पिनर और बैट्समैन है, जो बड़ा अच्छा आपका है। उसके अलावा बाकी भी आप मास सदाकत अभी रिसेंटली आपने देखा, लेफ्ट आर्म इज़ अ वेरी स्पिनर गुड बैट्समैन, बैट्समैन। वहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिनर भी वो अच्छा आपका। तो हमारा बैकअप जो है ऐसा ऐसा इंशाल्लाह अभी तगड़ा हो रहा है। थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्लेयर डेवलपमेंट में थोड़ी सी हम थोड़ा सा पीछे रह गए थे, लेकिन अभी रिसेंटली जिस तरीके से JMPCB ने इसको इनिशिएटिव लिया है, जिस तरीके से
अभी वो सर्विसेज जिस तरीके से प्लान बना रहे हैं, मैं बड़ा जिस तरीके से मेंटोर्स को भी उन्होंने 5 को लेके उस पे काम शुरू कराया प्लेस पे, तो ये अभी 8-9 महीने से बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है। लेकिन तारिक भाई, आज काम शुरू होगा तो आपको पता है उसका इम्पैक्ट 2 से 3 सालों में आएगा। तो पीसीबी मैं समझता हूँ कि एक राइट डायरेक्शन पे जो है, अच्छे प्लान के साथ और बड़े प्लान के साथ चल रहा है। लेकिन अब थोड़ा-सा जो जो हुआ है वहाँ पे आपको थोड़ा-सा बताऊँ भी सही कि हमारा थोड़ा-सा ना, मैं अगर डायरेक्टर डोमेस्टिक के तौर पे मैं समझूँ, आपको मैं शेयर करना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली जो है हमने 2-3 हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बोल रहे हैं। लाइक 2000 अब 1-3 में हमने रीजनल क्रिकेट लेके आया, वो अच्छा चल रहा था अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट क्रिकेट। 2019 में फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, जब गवर्नमेंट आई जो है, पीटीआई की गवर्नमेंट आई, और बिल्कुल रीजन को ख़त्म कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियन मॉडल को देखा गया, अपनाया गया। वो उसके अपने प्रोज थे, अपने कॉन्स थे। एसोसिएशन मॉडल को लेके आए, उसमें डिपार्टमेंट क्रिकेट को बैन कर दिया गया। फिर डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गई, रीजन ख़त्म हो गई, एसोसिएशंस आ गई, डिस्ट्रिक्ट आ गए, एसोसिएशन आ गई, दरमियान में कोई टियर नहीं था। फिर हमने उस टाइम प्रपोज किया था रीजनल क्रिकेट, जब वो उसने डिवीजनल क्रिकेट उसमें ऐड ऑन होके उस सिस्टम को, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा सिस्टम था रिलेटिवली, उसको फिर पकड़ा और उसको स्टार्ट करने लगे। तो देन फिर दोबारा एक पॉलिटिकल शिफ्ट हुई। उसके बाद फर्दर फिर दोबारा से वन स्ट्रोक ऑफ पेन से सारा का सारा एक कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करके दोबारा से पुराना कॉन्स्टिट्यूशन बहाल कर दिया। देखें, अगर हम दुनिया के मॉडल्स को देखें, कहीं पे डोमेस्टिक क्रिकेट से ज़्यादा छेड़ा-छाड़ी नहीं होती। थोड़ी बहुत आप उसको कंसिस्टेंटली रहते हैं, थोड़ी-थोड़ी आप चेंजिंग्स करते रहते हैं, टीमें बढ़ा दी, टीमें कम कर दी उसको। लेकिन कभी रीजन ख़त्म कर देना, कभी एसोसिएशंस, फिर ये चीज़ें जो है, कोई भी डोमेस्टिक जो भी आपने अगर ऊपर टॉप टीम में 6 टीमें रखनी है, टॉप टीम में 9 टीमें रखनी है, 12 टीमें रखनी है, कोई भी मॉडल आप कोई भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसको 4-5 साल कम से कम वो रन करेगा तो आपको डिलीवर करेगा। तो 2-3 शिफ्टिंग कोई ऐसी हुई डोमेस्टिक से, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिपार्टमेंट बंद हो गए थे, फिर दोबारा डिपार्टमेंट चले, और अब दोबारा डिपार्टमेंट ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, और पीसीबी के शाना बिशाना खड़ा और प्लेयर डेवलपमेंट में आ गया। जो मैं समझता हूँ, जो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन जिस तरीके से अभी जो प्राइवेट सेक्टर जो है उस तरीके से कमर्शियल नहीं, कम से कम फिर डिपार्टमेंट जो हमारे हैं प्लेयर्स के लिए, प्लेयर्स डेवलपमेंट, लाइवलीहुड के लिए, लाइवलीहुड के लिए, प्लेयर डेवलपमेंट के लिए तो ज़बरदस्त है। फाइनेंसेस भी वो खुद करते हैं, बर्डन भी नहीं होता पीसीबी पे, प्लेयर डेवलपमेंट भी होती है। तो 2-3 शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा सा बिगाड़ ज़रूर आया, मैं समझता हूँ। लेकिन अभी राइट ट्रैक पे हम चढ़ चुके हैं, अभी कंसिस्टेंटली 2-3 साल से इसको लेके चल रहे हैं। आई होप कि इंशाल्लाह कि ये चीज़ें बेहतर होंगी।